गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी का स्वागत है निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ स्टील स्ट्रक्चर, जिसका कुछ लास्ट पोर्शन बचा हुआ था रिविट वाले का, तो उसी को हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, करें स्टार्ट आगे। वही नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा सा, तो उसी को ही रीस्टार्ट कर रहा था वापस, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है, ठीक है, चलो लेफ्ट जॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। पहले में लेफ्ट जॉइंट की बात करते हैं। लेफ्ट जॉइंट इन रिविट। अगर लेफ्ट जॉइंट इन रिविट आप देखोगे, अगर लेफ्ट जॉइंट इन रिविट आप देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा। एक आपके पास प्लेट ऐसे है और दूसरी प्लेट आपके पास ऐसे है। ठीक है, और इनको और इन दोनों प्लेट को इस रिविट से आपने क्या कर दिया, ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट की। तो बताइए लेफ्ट जॉइंट में कितने नंबर ऑफ शियर प्लेन आते हैं। बेटा लेफ्ट जॉइंट में कितने नंबर ऑफ शियर प्लेन आते हैं, एक आता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1। यहां पर कोई भी थ्रेडिंग नहीं होती, तो π/4। और जो भी आपके पास डाया है वो होल के बराबर होता है, क्योंकि कंप्लीटली आपके पास क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, इनटू सिग्मा SF। ये मैं बताऊंगा यहाँ पे सिग्मा SF क्या है। ठीक है, वैसे इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन रिविट। वैसे इसे क्या बोला जाता है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन रिविट। और डी नोट आपको पता है यहाँ पर क्या है, डाया ऑफ बोल्ट होल है। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके पास बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट की। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट बेटा आपके पास क्या रहता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस था कहां पे, लैब के अंदर, वो सॉरी LSM के अंदर, वो क्या था, परमिसिबल स्ट्रेस 2.5 kb इंटू FUP डिवाइड बाय 1.1। इस पूरे की जगह वो क्या करते हैं, डी नोट। मैंने क्या कहा था, जहां जहां पे रिविट होगा LSM के अंदर वहां पर क्या कर दोगे, डी नोट कर दोगे। तो डी नोट इंटू टी मिनिमम, जो भी इन दोनों में से जिसका थिकनेस भी कम होगा वो यहां पर, इंटू सिग्मा BF। इस सिग्मा BF का मतलब आपके पास क्या है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन रिविट। क्या बोल देंगे, सिर्फ यहां पर इस शियर स्ट्रेस की जगह क्या लिख दोगे, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन रिविट। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, क्लियर। बनाओ इसको बनाओ। फिर हम बात करेंगे आपके पास बट जॉइंट के बारे में। क्या बोलते हैं इसे, इस BF को परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन रिविट। ठीक है, चलो बना लिया। सेकंड आपके पास होता है बट जॉइंट। बट जॉइंट के अंदर आपके पास कैसे रहता है कि आपको पता है कि जो सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट है वो तो लैप की तरह ही होगा, तो उसका तो आप बना लोगे। डबल के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे, और ये आपके पास हो गया ऐसे। इसको ज्वाइन करवा दिया किससे, से।
इस तरीके से, ठीक है। इसमें कितने शेयर प्लेन आएंगे? डबल कवर प्लेट बट जॉइंट में कितने शेयर प्लेन आएंगे बताओ? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ठीक है। हाँ, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट आपके पास डबल शेयर प्लेट बट जॉइंट में कितने हो जाएंगे? 2। तो अगेन π/4 इंटू डी नोट का स्क्वायर इंटू सिग्मा SF, मतलब परमिसेबल शेयरिंग स्ट्रेंथ। शाबाश बेटा शाबाश। फिर बात करते हैं आपके पास बियरिंग स्ट्रेंथ की। क्या बात करेंगे? बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा? डी नोट इंटू टी मिनिमम का कहानी आपको पता है, डबल कवर में क्या करते हैं, इसका रहेगा T1, इसका क्या रहेगा T2 और इसका आपके पास क्या रहेगा T3। तो यहां पे कंपेयर किसकी करते हैं? थिकनेस का। सब हाँ, मैं यही चाहता हूं कि आपके क्वेश्चन बने और सभी से करें। स्ट्रेंथ यहां पर सर आप बोले थे स्ट्रेंथ यहां पर और स्ट्रेस का रप्चर में होता है। रप्चर में बेटा सारे क्वेश्चन लगेंगे। देखो सबसे पहले एसएससी के लगाओ, एसएससी के बाद अपनी जो बुक है जो अब 9600 हो चुकी है वहां से लगाना। वहां से जैसे ही हो जाएंगे तो क्वेश्चन फिर दूसरी बुक्स पर आ जाना। सभी जगह से क्वेश्चन को लगा देना है, सभी जगह। सो जैसे ही क्वेश्चन अटक जाओ सेंड कर देना मुझे, ठीक है ना। हाँ, फिर डी नोट और यहाँ पे T1, T2 प्लस T3, इन दोनों में से जो भी आपके पास मिनिमम होगा वो इंटू सिग्मा BF, इंटू सिग्मा BF। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? बट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सारे फॉर्मूले कहां डिस्कस करे थे? LSM में। बट WSM में सिर्फ क्या चेंज होता है? फॉर्मूला चेंज होता है, ठीक है ना। चलिए, हाँ संदेह बेटा बोलिए एक क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन, अच्छा वो बोल रहे हो, क्लियर बना लिया क्या? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जगह का। जो परमिसेबल स्ट्रेस आ रही है, जैसे सिग्मा BF आ रहा है, सिग्मा SF आ रहा है, वो कैसे निकालते हैं? तो उन्हें बोलते हैं क्या? परमिसेबल स्ट्रेस इन रिवेट। तो ये जो आपके पास रिवेट है, अगर आप इनको कहां पे करते हैं, जो रिवेट है प्लेट के अंदर, उसे आप कहीं वर्कशॉप में या लैब में लगा रहे हो तो उससे आपके पास क्या बोलते हो? शॉप रिवेट। क्या बोलते हैं? शॉप रिवेट। याद रखना, अगर रिवेट कनेक्शन डन एट लैब या फिर वर्कशॉप, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शॉप रिवेट कहते हैं, ठीक है। कहां कहते हैं? शॉप रिवेट कहते हैं। सर सिंगल वाला तो लैब जैसा होगा। हाँ बिल्कुल सही, सिंगल वाला तो लैब जैसा ही होगा, ठीक है ना। तो शॉप रिवेट कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है? इसके लिए जो वैल्यू रहती है वो कैसे कैसे रहती है उनकी बात करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू सारी किसमें है? न्यूटन पर mm के स्क्वायर के अंदर है। अगर आप इसको करते हैं पावर ड्राइवन से, पावर ड्राइवन मतलब यूज ऑफ मशीन, और एक होता है आपके पास हैंड ड्राइवन। तो क्या लिखेंगे? यूज ऑफ हैमर। अब आपके पास ये पावर ड्राइवन क्या रहता है कि अगर आप मान के चलो लैब में बना रहे हो और आपने क्या करा, इस तरीके से प्लेट की जगह पर, प्लेट जहां पर रिवेटिंग करना वहां पे इसको रख दिया। एक मशीन होती है, वो मशीन यहां पे लगाई जाती है और आवाज आती है इस तरीके से, बस मशीन से हो जाता है पूरा की पूरा मशीन से हो जाता है। तो क्या कहते हैं? पावर ड्राइवन। तो जहां रिवेटिंग जब आपके पास मशीन से करेंगे तो क्या कहलाएगा? पावर ड्राइवन कहलाएगा। तुमने जिस प्लेट पर लगाना है वहां पे रिवेट को रख दिया ऐसे, और हैमर से मार मार के
इस तरीके से मार मार के अगर आप रिविट को इस तरीके से प्लेट में इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, हैंड ड्राइवन। क्लियर। हैंड ड्राइवन में हैमर का यूज किया जाता है रिविटिंग करने के लिए, जबकि पावर ड्राइवन में किसका यूज किया जाता है, मशीन का। फिर मैं बता रहा हूं आपको एक्सियल टेंशन स्ट्रेस, एक्सियल टेंशन स्ट्रेस जो किसमें होती है, न्यूटन पर एमएम के स्क्वायर में। एक आपके पास होती है शियर स्ट्रेस। ये याद रखना बेटा, ये याद रखना ये किस में है, ये ओनली रिविट के लिए है। आपको एक वैल्यू बताई होगी दूसरी, वो कनेक्शन में यूज करते हैं 0.75, 0.66, 0.6, 0.45, 0.4, वो अलग चीज है, वो मेंबर्स में है, ठीक है। और ये किस में है, ये रिविट की है, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस ये भी न्यूटन के अंदर है। और ये आपके पास होती है बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस जैसे आप क्या बोलते हैं, सिग्मा बीएफ कहते हैं, इसे कहते हैं सिग्मा एसएफ कहते हैं। और इससे आपके पास क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपके पास सिग्मा टीएफ कहा जाता है, टीएफ, ठीक है। कैसे होती है, 100, 300। और हैंड ड्राइवन के लिए रहता है आपके पास 80, 250, ठीक है। तो याद रखना एक्सियल शियर बियरिंग क्या होगा, 100, 300। और यही हैंड ड्राइवन के लिए क्या होगा, 80, 250। अब आपके पास क्या रहता है, अब आपके पास क्या रहता है कि अगर मैं इसको फील्ड में जाके करता तो क्या ये मुझे एक्यूरेसी मिलती, ये एक्यूरेसी मुझे नहीं मिलती। इसी कारण से हम यहां पे क्या लिख देते हैं, इसी कारण से हम क्या लिख देते हैं, इन फील्ड रिविटिंग, इन फील्ड रिविटिंग above values are reduced by, above values are reduced by 10%। कितना आपके पास वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, 10%। मतलब बेटा अगर आप वही ऊपर वाली टेबल देखोगे ना यहां पर बना के, अगर आप वही ऊपर वाली टेबल यहां पे बना के देखते हैं कि यहां पर हो गया आपके पास पावर ड्राइवन और यहां पर आपके पास क्या हो गया, हैंड ड्राइवन, ठीक है। पहले वाले पे था एक्सियल, दूसरे वाला था शियर, ऊपर वाला था 100, तो ये कितना हो जाएगा, 90, ये कितना हो जाएगा, 90, ये कितना हो जाएगा आपके पास 270, ये था 80, तो कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 225, है ना, कितना हो जाएगा 225%। तो कहते हैं क्या है कि जो अगर मैं लैब में रिवेटिंग कर रहा हूं और अगर मैं फील्ड में रिवेटिंग कर रहा हूं तो मुझे स्ट्रेंथ कितना मिलेगा। मैं फील्ड पे अगर आपके पास रिवेटिंग कर रहा हूं तो आपके पास लैब के कंपेयर में कितना मिलेगा स्ट्रेंथ, बताओ। अगर मैं फील्ड पे रिवेटिंग कर रहा हूं तो लैब के कंपेयर में कितना मिलेगा, 90%। शाबाश बेटा संदीप, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही विशाल बेटा, बहुत अच्छा, समझ गए ना। 10% रिड्यूस होता है तो कितना मिलेगा, 90% मिलेगा। बस अब ये मत कहना कि लिखवा दो, 10% मैं लिखवा चुका हूं, तुम 90% मत लिखवाना मुझसे, ठीक है ना। चलो क्लियर यहां तक। सुदीप बेटा कब बड़े होगे तुम, बेटा लिखवा दिया है, देखो वो रहा ऊपर, देखो वो रहा। फील्ड रिविटिंग में ये वैल्यू 10% घट जाएगी तो कितनी बची, अब बताओ 100 में से 10 गया, कितना बचा सुदीप बेटा, बस। तब मैं कह रहा हूं कि 10% कम हो जाएगी तो कितना बचा, 90%। बना लिया, चलिए
Note number second. Note number second. In case of dia of rivet is not given, then use Unwin formula. ठीक है, याद रखना बेटा, अगर आपके पास डाया ऑफ रिवेट गिवन नहीं होता तो किसका यूज करोगे? अनविन फॉर्मूला का। और जो आपके पास ये अनविन फॉर्मूला है, ये आपके पास क्या कहता है? ये बताता है आपके पास डाया ऑफ रिवेट को, जो फॉर्मूला क्या होता है? 6.04 अंडर रूट टी मिनिमम, अंडर रूट टी मिनिमम। याद रखना, यहाँ पे जो टी मिनिमम है वो किस में होना चाहिए? इन mm के अंदर होना चाहिए। यही फॉर्मूला आपके पास होता है 1.91 अंडर रूट टी मिनिमम। और ये कब होगा? जब टी मिनिमम का वैल्यू किस में ले रहे हैं? लॉग ई के अंदर ले रहे हैं। टी मिनिमम अगर आपके पास लेके चल रहे हो ना, किसे? लॉग ई की वैल्यू के अंदर। टी मिनिमम अगर आप लॉग की वैल्यू, ठीक है, जिसे कहते हैं एल कहते हैं, लॉग बेस ई की वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है? 1.91 बनता है। ठीक है ना? तो गलती मत करना, क्वेश्चन को ढंग से देखना कि जो टी मिनिमम है वो mm में है या लॉग बेस ई के अंदर है। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो याद रखना, डाया ऑफ रिवेट जब नहीं पता होगा तभी यूज करना है। डाया ऑफ रिवेट निकालने के लिए तब आप करोगे। ठीक है, हाँ। फिर दूसरा आपके पास क्या रहता है? गेज लेंथ निकालने के लिए, गेज लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है 5.65 अंडर रूट ए नोट। यहाँ पे आपके पास जो ए नोट है वो आपके पास क्या रहता है? क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट, क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट रहता है 5.65 अंडर रूट ए नोट। ठीक है, ए नोट क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो गेज लेंथ निकल जाती है। ठीक है, मतलब कि हेड के नीचे लेंथ कितनी है वो तुम्हें यहां से पता चल जाता है। ठीक है, पॉइंट बताया ना बेटा कि ये डाई ऑफ रिवेट गिवन नहीं है, तब अनविन फॉर्मूला यूज करते हैं किसको निकालने के लिए? डाई ऑफ रिवेट निकालने के लिए। वन अंडर रूट टी मिनिमम। ये फॉर्मूला कब है? जब तुम टी मिनिमम किसके बेस में ले रहे हो? लॉग ई बेस में ले रहे हो। लॉग ई के अंदर टी मिनिमम का वैल्यू ले रहे हो, तब आपके पास आएगा। और गेज लेंथ ऑफ रिवेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला किया जाता है? 5.61 अंडर रूट ए नोट। ए नोट आपके पास क्या होता है? क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट रहता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट रहता है ये गेज लेंथ। ठीक है, डायरेक्ट आता है गेज लेंथ ऑफ रिवेट का फॉर्मूला 5.65 अंडर रूट ए नोट। कौन सा पॉइंट बेटा?
डाया ऑफ होल नहीं। मैंने कल देखो क्या बताया था कि जब आपके पास रिवेटिंग कर देते हैं ना तब वो होल के बराबर होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था लोकेश बेटा, कल जब उसको रिवेटिंग कर देते हैं तब वो होल के बराबर होगा। ठीक है, वैसे इसको शैंक डाया बोलते हैं। जब तक रिवेटिंग अंदर नहीं जाती तब तक उस डाया को क्या कहते हैं, शैंक डाया कहते हैं, जैसे हम डाया और रिविट कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बना लिया क्या? अब आपके पास क्या है, रिविट के कुछ नाम आते हैं। ठीक है, रिविट के कुछ नाम आते हैं। एक आपके पास नाम होता है, इसे कहते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ रिविट कह दो, टाइप्स ऑफ रिविट। ठीक है, नाम क्या है इसका टाइप ऑफ रिविट का? पहला कोल्ड ड्राइवन रिविट। इसका मतलब आपके पास क्या रहता है, इसमें आपके पास कोल्ड ड्राइवन रिविट का मतलब आपके पास क्या रहता है कि मैं इस रिविट को जब बना रहा हूं ना, मतलब कि जब इस पर रिविटिंग कर रहा हूं तो उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मल है। वो क्या है, नॉर्मल, जैसे कि इस टाइम पर है, जैसे कि आप जैसे बैठे हो वैसे, मतलब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर जब तुम रिविटिंग कर रहे हो ऊपर से हाई प्रेशर को लगा के, तो उसे बोलते हैं कोल्ड ड्राइवन रिविट। क्या बोलते हैं? कोल्ड ड्राइवन रिविट। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं? रिविटिंग इज डन एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर and large pressure is applied for riveting then such rivet are called as cold driven rivet। ओके, ऐसी रिवेट जो आपके पास एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे की जाती है और वहां पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उसको ड्राइविंग करने के लिए। ठीक है, ठीक है, हाँ। डाया कितना वेरी करता है इसका? डाया ऑफ कोल्ड ड्राइवन रिवेट varies from 12 to 22 mm। कितना वेरी करता है? 12 से 22 mm तक का यहाँ पे डाया रिविट वेरी करता है, इतने तक का यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, ड्राइवन बेटा। ठीक है, बनाओ इसको। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या रहता है? दूसरा आपके पास रहता है हॉट ड्राइवन रिविट। हॉट ड्राइवन रिविट आपके पास क्या रहता है? जैसा कि आपने देखा कि वहां पर टेम्परेचर नॉर्मल था, तो मैंने इस प्लेट के अंदर इसको लगाने के लिए हाई प्रेशर को अप्लाई किया। इसमें क्या रहता है, प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता। यहां पे क्या करा, इसी के टेम्परेचर को बढ़ा दो, इस रिविट के टेम्परेचर को बढ़ा दो। अब ये गर्म हो चुका है, जैसे ही सरफेस पे रखोगे और थोड़ा सा प्रेशर
सिर्फ अप्लाई। समझ गए क्या? मतलब इसी चीज को गर्म करना पड़ेगा ड्राइविंग से पहले, अपना आप ही वहां पर क्या हो जाएगा, रिविटिंग हो जाएगा। तो मतलब हीटिंग करने से, मतलब अब केवल ड्राइविंग करने से पहले अगर हीट कर रहा हूं तो नाम क्या पड़ गया, होल्ड ड्राइवन। ठीक है। अरे मिनिमम प्रेशर मतलब बेटा ये गर्म हो चुका है, ये गर्म हो चुका है, सिर्फ तुम क्या कर दो इस तरीके से, समझे क्या? गर्म करना है 500 शायद 600 डिग्री के आसपास। ठीक है। तो क्या लिखते हैं यहां पर, यहां लिखते हैं रिवेट हीटेड बिफोर ड्राइविंग ऑफ rivet known as rivet heated before driving of rivet known as hot driven rivet। ठीक है। फिर बात करते हैं कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है। तो याद रखना स्ट्रेंथ ऑफ कोल्ड ड्राइवन rivet more than hot driven rivet। ठीक है। चल, हाँ बेटा यही तो कह रहे हैं। बेटा वो डिपेंड करता है ना कि थिकनेस कितनी है वहां पे प्लेट की। जो टेम्परेचर है यहाँ पर 550 से 750 रहता है। अब प्लेट की थिकनेस जिसमें तुम इसको अप्लाई कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया जाता है बेटा। ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे मिनिमम प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि तुम थिकनेस ऑफ प्लेट किस पे रिविटिंग कर रहे हो। बेटा कोल्ड की ज्यादा स्ट्रेंथ इसलिए होती है क्योंकि उसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, उसका जो आपके पास एटमॉस्फेयर था उसको हमने नहीं छेड़ा, जबकि इसके अंदर इसके एटमॉस्फेयर को हमने चेंज करा। इस कारण से यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा मिलती है कोल्ड वाले की एज कंपेयर टू वेट के ज्यादा मिलती है। ठीक है सुधीर बेटा। चलिए हाँ इसी कारण से। ठीक है। चलिए फिर बात आते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। ये हमने कहीं बात की थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर हमने एलएसएम में कहीं बात की थी और हमने क्या कहा था, हमने वहां पे क्या कहा था कि मिनिमम होती है, मिनिमम लिया जाता है किसका, एक तो ग्रॉस स्ट्रेंथ का, जो कि आपको वहां पे क्या बताई थी, मैंने वहां बताई थी AG इंटू FY डिवाइड बाय 1.1, और दूसरा कहा था कि क्या होगा नेट स्ट्रेंथ। ठीक है। इन दोनों का मिनिमम, नेट के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया था, A नेट इंटू FUP डिवाइड बाय 1.25 और मार्जिन के लिए 0.9, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर यही चीज अगर आप WSM में देखोगे ना तो WSM के लिए भी आपके पास क्या रहता है कि अभी भी ये मिनिमम ही होगी, और अभी भी ये मिनिमम किसकी होगी, ग्रॉस स्ट्रेंथ की और नेट स्ट्रेंथ की। बट बात पता है क्या होती है, यहाँ पर जब ग्रॉस स्ट्रेंथ देखते हैं तो एरिया ग्रॉस ही लोगे, पर यहाँ पे जो परमिसेबल स्ट्रेस है 0.F5 होता है। मैंने आपको बताया भी था परमिसेबल स्ट्रेस इन टेंसाइल कितना था, 0.66, याद आया। ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाती है परमिसेबल स्ट्रेस, यहाँ पर क्या हो जाती है परमिसेबल
स्ट्रेस इन टेंशन। याद आया, फर्स्ट पेज पर बताया था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिक वाला। हाँ बिल्कुल सही संदेह बेटा, रिवीजन कर रहे हो तुम। फिर आपके पास बात करते हैं नेट का। तो ये क्या होता है नेट, ए नेट इंटू 0.6 FI। मतलब यहां पर सिर्फ AG और एनेट होगा, बाकी जो आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस है वो 0.6 FI ही लगेगा। क्लास क्लियर क्या, समझे यहां पर। और अगर मैं इसकी वैल्यू पूछ लूं 0.6 FI की, कितना बताओगे, बताओ 0.6 FI की वैल्यू कितना बताओगे। फिर संदेव जल्दी से बताएगा, कितनी बताई थी वैल्यू, बताओ वहां पर। हाँ ब्रिजवाल भी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है चलो बनाओ इसको। कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। बना लिया ये, फिर बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। एक यहां पर चेंज होता है WSM में। ठीक है बेटा, मैं कह दूंगा जाकर, ठीक है। वैसे मैंने कह दिया था कल भी, मैंने कल भी कह दिया था बेटा। फिलेट वेल्ड आपने LSM के अंदर कुछ इस तरीके से पढ़ा था, कैसे, KS L इफेक्टिव FU डिवाइड बाय गामा MW डिवाइड बाय 1/√3, 1/√3 आपने इस तरीके से पढ़ा था। बट जब हम WSM में जाते हैं तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये पूरी क्या कहलाती है, अलोवेबल शियर स्ट्रेस। ये क्या कहलाती है, अलोवेबल शियर स्ट्रेस। तो मैंने इसका फॉर्मूला KS इंटू L इफेक्टिव इंटू 0.4 FI हो जाता है, या फिर लगा दोगे आप यहां पर 0.4 FI लगा दोगे। अब बात है कि सर इन ये दोनों में कब आपके पास डिफरेंस लगाना है। बेटा ये जो आपके पास वैल्यू होती है जब वेल्डिंग में कहीं पर होल करते हो, जैसे फिलेट और प्लग था ना वो वाला, ठीक है। व्हेन होल इज प्रोवाइडेड, व्हेन होल इज प्रोवाइडिंग, तो आपके पास क्या प्रोवाइड करोगे, LS के L इफेक्टिव 0.45 FI। और कहीं पे भी होल नहीं होगा ना तो KS L इफेक्टिव, तो क्या लगाओगे 0.4 FI लगाओगे, ठीक है। तो याद रखना जब होल नहीं होगा तो आपके पास नीचे वाला लगेगा 0.4 FI, अगर होल हो गया, अगर होल हो गया तो ऊपर वाला लगेगा, ठीक है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अब आपके पास क्या होता है कि जब वेल्डिंग करते हैं, जब आपके पास वेल्डिंग की जाती है फील्ड के अंदर WSM में, इन केस ऑफ फील्ड वेल्डिंग, ठीक है, दी परमिसेबल वैल्यू, दी permissible values are reduced by 20%। जैसे फील्ड के अंदर रिविटिंग करते हैं तो वैल्यू 10% कम होती है, ऐसे ही वेल्ड के अंदर ये वैल्यू 20% तक कम होती है। ठीक है, याद रखना, परमिसिबल वैल्यू रिड्यूस बाय 20% इन फील्ड वेल्डिंग और परमिसिबल वैल्यू इन रिविटेड रिड्यूस बाय 10% इन फील्ड रिविटिंग। ठीक है, क्लियर? क्या रिवेटेड के अंदर वैल्यू कितना परसेंट कम होती है? फील्ड के अंदर 10, और वेल्डिंग कितना कम होती है? 20 होती है। कमेश बेटा, ये रहा 9 स्लाइड। क्लियर? चलो हिमांशु बेटा, ये रहा 20% कम करना है। जो परमिसिबल वैल्यू होगी फील्ड के अंदर वो 20% कम करना है। अब 20 किस चीज का? वो तुम्हें देगा ना वैल्यू, तो तभी तो मैं आपको वैल्यू बताऊंगा कि 20% रिड्यूस होके कितना हो गया। तो अब जो क्वेश्चन होगा कि मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि परमिसिबल वैल्यू ऑफ वेल्डिंग इज सो, तो व्हाट इज द परमिसिबल वैल्यू इन फील्ड वेल्डिंग। तो अब इसका आंसर मैं थोड़ी ना बताऊंगा, अब तुम ही तो बताओगे इसका आंसर कितना? 80। तो बेटा क्वेश्चन बताएगा तो ही तो वैल्यू में रिड्यूस करके बता पाऊंगा, वो आपके पास वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन आएगा उसको कम करना है 20%, तो वो आप खुद कैलकुलेट करोगे, वो हम नहीं बताएंगे। क्लियर सुधीर बेटा? क्लियर क्या? पर इसकी परमिसिबल वैल्यू कोड से नहीं लेनी। हाँ बिल्कुल सही, कोड वाली वैल्यू नहीं लेनी, वो आपको देगा वैल्यू, उसको रिड्यूस करके बताना है आपको ऐसे। ठीक है, हाँ ऐसे, ठीक है ना। चलो अब दूसरी बात, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने कहीं पर आप पिच का वैल्यू बताया था मैक्सिमम का टेंशन के लिए 16 टी और 200 mm का मिनिमम, और साथ में मैंने कंप्रेशन का भी बता दिया था कि 12 टी और 200 mm का मिनिमम लेंगे। और जो भेदभाव कर रखा था वो इसलिए कर रखा था क्योंकि कंप्रेशन में वो बेंडिंग हो जाती है इस कारण से, तो कंप्रेशन में कम और टेंशन में ज्यादा। ठीक है, ये मैं बता चुका था। अब आपके पास रिविट के केस में क्या होता है? वो तो बोल्ट के केस में था, अब रिविट के केस में क्या होता है वो बताते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पिच इन रिविट दो तरीके से, इफ एक्सपोज टू वेदर, मतलब आपने रिविट एक ऐसी जगह पे करा बाहर, मतलब वहां पे धूप भी आ रही है, बरसात भी आ रही है, आंधी भी आ रहा है, तूफान भी आ रहा है, तो उस केस में 16 टी 200 mm में से जो भी मिनिमम आए वो। ठीक है, रिविट मैक्सिमम रिविट की बात कर रहा हूं, एक्सपोज टू वेदर है तो 16 टी और 200 mm में से जो भी मिनिमम आए। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है,
ये दूसरी मान लो, ये दूसरी मान लो। पहली बात, इफ नॉट एक्सपोज टू वेदर, नॉट एक्सपोज टू वेदर मतलब अब आपके पास ये मौसम से खुला नहीं है। मतलब मैंने कहीं इस कमरे में लगा दिया तो इस कमरे में ना तो धूप आने वाली है, ना कहीं बरसात आने वाली है और ना कोई आंधी तूफान, तो ये ज्यादा टाइम तक चलेगा। तो इस केस में आपके पास जो मैक्सिमम पिच होती है वो रख सकते हैं 32 टी और 300 mm। इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो आप प्रोवाइड कर देना। क्लियर? तो याद रखना, अगर एक्सपोज टू वेदर है तो वो होता है 16 टी और 200 mm में से मिनिमम, और अगर एक्सपोज टू वेदर नहीं है तो 32 टी और 300 mm का मिनिमम। ठीक है, चलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर वो जो आने वहन बोल्ट इज नॉट प्रोवाइड, कहाँ लिखा है मैंने बोल्ट इज नॉट प्रोवाइड? अच्छा, होल्ड इज नॉट प्रोवाइड। अच्छा अच्छा, यही वाला कह रहे सुदीप बेटा? चलो देखो, तुम्हारे पास एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तुमने होल कर दिया, तुमने होल कर दिया बीच में। अब तुम्हारे पास जो डिजाइन स्ट्रेंथ बनेगा ना, उसका फॉर्मूला होगा KS L इफेक्टिव 0.45 FY। अगर होल नहीं करते, इफ होल इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर तुम यहां पे होल नहीं करते और यहां वेल्डिंग करने से काम चल जाता, इफ होल इज नॉट प्रोवाइडेड, तो इस केस में जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती तो वो आपके पास होती KS L इफेक्टिव इंटू 0.4 FY। ठीक है, ऐसे। क्लियर बेटा सुदीप? यहां होल से मतलब किसी भी रीजन के कारण से होल करने से है, जरूरी नहीं है कि वो प्लग या स्लॉट के कारण से किया हो। आपने मान लो वेल्डिंग नहीं करी और होल कर दिया, अब मान लो आपने वेल्डिंग नहीं करी और होल कर दिया, तो आप ये यूज करोगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये आपके पास इसेंट्रिक कनेक्शन था, इसेंट्रिक कनेक्शन। इसेंट्रिक कनेक्शन के अंदर पहला और दूसरा टाइप तो सेम ही रहता है जो हमने पढ़ा था, पर जो टाइप थर्ड है ना, जो आपके पास टाइप थर्ड रहता है, उसके अंदर आप देखोगे तो क्या रहेगा, हमने है ना यहाँ जो रिजल्टेंट फॉर्मूला था उसके अंदर लिखा था सिग्मा FD का स्क्वायर प्लस में सिग्मा का स्क्वायर। जो लेस देन लिखा था यहाँ पे आ जाता है सीधा सिग्मा SF आ जाता है। ठीक है, आपके पास सीधा क्या आ जाता है
SF आ जाता है यहाँ पर, या सीधा कह सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, परमिसेबल। यहाँ पे सीधा आपके पास क्या आएगा, परमिसेबल शियर स्ट्रेस इन वेल्ड। ये आपके पास यहां पर आ जाएगा, मतलब यहां से वो वैल्यू हट जाएगी जो आपने पास लिखा था ना वहां पर, FU डिवाइड बाय गामा MW 1/√3, तो उस पूरे की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी जो भी गिवन होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये यहां से हट जाता है, WSM के केस में हट जाता है। यहां पर सीधा क्या आता है, परमिसेबल शियर स्ट्रेस इन वेल्ड, ये आ जाता है। हाँ, यहां तो टाइप 3 बता तो चुका आपको कैसे रहता है, सिर्फ वैल्यू चेंज कहां पर हुई है, डायरेक्ट वाले में चेंज हुई है, तो बता दी मैंने आपको। सब चीजें सेम रहेगी, वही PD का फॉर्मूला आपके पास वही रहेगा, P/2TD। सिग्मा का फॉर्मूला भी वही रहेगा, MY/I। सब कुछ सेम है, बस ये वैल्यू चेंज होती है यहां पर। ठीक है, हाँ संदेह बेटा, पहला और दूसरा सेम रहेगा, बिल्कुल सही। दूसरे का देखना, मैंने दूसरा बता रखा है, नीचे वाला WSM है। दूसरा जहां पे चेंज होता है मैंने वहीं पे पहले लिखवा दिया था, देखो ढंग से दोबारा। और पहला वाला सेम ही रहेगा, बस बोल्ड की जगह वहां पे रिविट लग जाएगा। ठीक है, चलो अब आपके पास बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम आपके पास क्या है, टेंशन मेंबर है। क्या है, टेंशन मेंबर है। अब टेंशन मेंबर आपके पास क्या रहते हैं वो बता देता हूं पहले। ठीक है, देख लो 55 मिनट निकाल दिए। ठीक है, 55 मिनट निकल गए, कल 15 मिनट कह रहे थे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहते हैं कि टेंशन मेंबर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो भाई टेंशन मेंबर किसको कहेंगे, ऐसा मेंबर जो टेंशन फोर्स को ले सके। क्या वो टेंशन कहलाएगा, बिल्कुल सही बेटा। ऐसा मेंबर जिसके अंदर टेंशन आ सके, टेंशन आ सके, उसे हम क्या बोल देंगे, टेंशन मेंबर बोल देंगे। इसमें एक क्वेश्चन नहीं आया मेरे को, बस पूछ लो बेटा, संदेह मन में मत रखो, सेंड कर देना संदेह बेटा, सेंड कर देना मुझे। नहीं, ये सिर्फ इकलौता चैप्टर था, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन कनेक्शन में से आएंगे। मनोज बेटा, अगर 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन अकेले इसमें से आएंगे। हाँ, परमिसेबल वही लेंगे जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, 0.45 FY और 0.4 F। बिल्कुल सही, ये वही है, 0.45 FY और 0.4 FY, जो शेयर में बताया था आपको, ये रहती है डायरेक्टली। चलो तो क्या बोलेंगे, इट इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर, इट इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर which subjected to axial tensile nature force। तो याद रखना, एक्सियल टेंसाइल नेचर फोर्स आना चाहिए, एक्सियल टेंसाइल नेचर फोर्स। उस मेंबर को हम क्या बोल देंगे, ये फॉर्मूला बोल देंगे। बोल्ट के लिए ये फॉर्मूला, बोल्ट के लिए कुछ अजीब सा दे रखा है, 6m/MRP, कुछ इस तरीके से करके। बिल्कुल सही संदेह बेटा, वो कुछ इस तरीके से ही है। तो उसको आप डायरेक्ट करिए, उसको डायरेक्ट करिए, उसके लिए जाके बुक में देखने लग जाना इस चीज के लिए, याद रखने बात। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, ये देखो मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो वेल्डिंग के लिए था।
टाइप नंबर थर्ड, जब आप तुम बोल्ट लगा दोगे तो वहां पे एक एम जुड़ जाता है, वहां पे एक एम जुड़ जाता है, पर उसके लिए तुम्हें वो बड़ी सी कहानी नहीं पढ़नी, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। बिल्कुल सही। ब्रेसिंग, ब्रेसिंग कहाँ यूज करते हैं? ब्रिज में, ब्रिज में, ट्रस में, इनमें यूज किया जाता है। ब्रेसिंग मेंबर क्या कहलाता है? टेंशन मेंबर कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात, केबल होती है, केबल भी आपके पास कैसी है? टेंशन मेंबर है। कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं? सस्पेंडेड केबल ब्रिज जो रहते हैं, केबल ब्रिज जो आपके पास रहते हैं, वहां पे आपके पास यूज करते हो, देखोगे। हाँ संदीप बेटा बोलिए। ठीक है। दूसरी बात यहां पे आपके पास क्या रहती है? नेट एरिया इज कंसिडर in the effective area, consider is the effective area in the tension member। पोज हो गया था। याद रखना, यहाँ पे जो इफेक्टिव एरिया है, यहाँ जो इफेक्टिव एरिया रहता है टेंशन मेंबर के लिए, वो बेटा कौन सा एरिया रहता है? नेट एरिया रहता है। क्यों कह रहा हूं मैं? अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, पता चल जाएगा। ठीक है, कि इफेक्टिव एरिया नेट ही क्यों लिया जाता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बताता हूं। बताते जाइए, डन करते जाइए, होता जैसे होता जाए ओके कर दिया करो, जैसे हो जाए ओके कर दिया करो। हाँ सरफराज बेटा देखेंगे, तुम डराओगे तो नहीं वहां पर, तुम वहां डराओगे थोड़ी ना, तुम बुला रहे ऐसे वहां पर। जब आएंगे तुम्हें पक्का बताएंगे।
चलिए देखिए यहां पर क्या रहता है कि जो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ है ऑफ प्लेट, ठीक है, क्योंकि प्लेट यहां पे बेस्ट सेक्शन होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए प्लेट आपके पास जो मेंबर रहता है वो आपके पास क्या है, आपके पास बेस्ट कहलाता है। ठीक है, याद रखना टेंशन के लिए प्लेट सेक्शन है बेस्ट है। ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हम निकालते हैं ना, वो आपके पास मिनिमम होता है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। किस किस का, एक तो आपके पास ग्रोस स्ट्रेंथ का और दूसरा आपके पास किसका, नेट स्ट्रेंथ का। ठीक है, ग्रोस स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, AG इंटू FY डिवाइड बाय 1.1। जब नेट स्ट्रेंथ निकालते हैं तो आपके पास क्या रहता है, A नेट इंटू FUP 0.9 डिवाइड बाय 1.25। अब बात कहते हैं कि सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पर चेंज क्या हुआ, बेटा यहाँ पे चेंज ये हुआ कि जो A नेट होता है ना, इसके नीचे लग जाता है मिनिमम। अब ये A नेट मिनिमम क्या होता है वो तुम्हें बात करनी है। यहाँ पर आपके पास जो ये A नेट मिनिमम है ना, ये A नेट मिनिमम जो हमें कैलकुलेट करना है वो आपके पास कहाँ पे करना है, ठीक है, मिनिमम नेट एरिया एट क्रिटिकल प्लेन। अब बात है कि क्रिटिकल प्लेन क्या है, मैंने आपको एक बताया था क्रिटिकल सेक्शन करके, वो सेक्शन जहां पे लोड 100% होगा, सेम क्रिटिकल प्लेन भी वही है। ऐसा प्लेन जहां पर लोड की इंटेंसिटी क्या हो, 100% हो, वो प्लेन क्या कहलाता है, वो क्रिटिकल प्लेन कहलाता है। तो मतलब क्रिटिकल प्लेन पर मिनिमम एरिया क्या कहलाएगा, A नेट मिनिमम कहलाएगा। अब सर ये क्या होता है, ये भी बेटा देख लो कि ये आपके पास मान लीजिए कोई प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर फोर्स लग रहा है यहां पर P अमाउंट का, और यहां पे तुमने होल कर दिए, इस तरीके से बोल्ट लगाने के लिए। अब तुम बताओ, ये नेमिंग कर दो, पहले ये नेमिंग कर दो ABCD EFG, ओके, नेमिंग कर दो। अब तुम बताओ कि जब ये लोड P यहां पर है तो इसका इंटेंसिटी यहां पे 100% होगा, इसका इंटेंसिटी यहां पे 100% होगा। तो जैसे ये एंटर करेगा तो सबसे पहले ये इस प्लेन पे ट्रांसफर होना चाहेगा। जैसे ये प्लेट के अंदर एंटर करेगा तो ये इस प्लेन पे ट्रांसफर होना चाहेगा। तो मतलब जो ये क्रिटिकल आपके पास प्लेन बन रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो क्रिटिकल प्लेन बन रहा है लोड को ट्रांसफर करने के लिए, तो क्रिटिकल प्लेन आपके पास कौन सा बना, एक तो बन गया आपके पास ABCD, ओके, कौन सा प्लेन बन गया, ABCD। अब आपके पास क्या हुआ कि भाई ये क्या हो गया यहां पर कि लोड सीधे C पर कैसे, F पे भी तो जा सकता है, तो यहां से B पर F यहां पर गया, और ये आपके पास यहां से G पे भी तो जा सकता है, बट ये जो डिस्टेंस है ये पास होती है, ये दूर होती है, तो ये पहले कहां जाएगा, यहां पर। अब ये दूर है और ये पास है, तो यहां से कहां निकल जाएगा, पास। तो दूसरा प्लेन कौन सा बन गया, ABCD। तो अब आपके पास जो क्रिटिकल प्लेन है, भाई देखो F वाले प्लेन पे तो जा ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आधा लोड यहां पर ले लेगा, तो ये पीछे वाला प्लेन तो कभी हम क्रिटिकल कह ही नहीं सकते। कौन सा कहेंगे, जहां पर लोड स्टार्ट हो रहा है तो वहीं पर लोड पहले ट्रांसफर होगा, तो ABCD वाला प्लेन पहला, और C पर ना जाके पहले F पर जा सकता है, तो F से G पर नहीं जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा और ये कम है, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अब आप क्या करोगे, अब तो एक निकालोगे A नेट ABCD से। तो आप देखिए ABCD प्लेन के अंदर कितने बोल्ट आ रहे हैं, ABCD प्लेन के अंदर कितने बोल्ट आ रहे हैं, 2। तो आप क्या करोगे, B-2 D नोट इंटू T, कितने बोल्ट माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे, क्योंकि इस प्लेन में 2 फोर्स आ रहे हैं। अगर मैं आपके पास जो A नेट है वो निकालना चाहूं कहां से, ABFCD से, ABFCD से, तो अब आपके पास कितने बोल्ट आ रहे हैं, जो ये वाला प्लेन है, इसमें कितने बोल्ट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं।
तो यहां पे क्या करोगे, b माइनस 3d0। अब आपके पास क्या होता है, एक बार तो ये चल रहा है बिल्कुल सीधा और एक बार ये चल रहा है बिल्कुल तिरछा, है ना, तिरछा। देखो सीधा आया, इसी की तरह सीधा आया, बट यहां पे इतना चला, बट यहां पे तिरछा हुआ, फिर ये इतना चला, फिर यहां पे तिरछा हुआ। तो यार ये तो ज्यादा चल रहा है, इसी कारण से कितनी बार ज्यादा चला, कितनी बार ज्यादा चला, एक बार ज्यादा चला, दूसरी बार ज्यादा चला। तो यहां पर क्या करते हैं, जितनी बार भी ज्यादा चलता है ना, तो पी स्क्वायर अपॉन में 4g प्लस पी स्क्वायर अपॉन में 4g ये ऐड हो जाता है और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, थिकनेस से। क्लियर, मैं क्या कह रहा हूं, जितनी बार भी ये ज्यादा चलेगा उतने ही बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो ए नेट मिनिमम कहलाएगा, वो ए नेट मिनिमम कहलाएगा। क्लियर क्या, तो तुम्हारा क्वेश्चन सीधा ए मिनिमम से आता है, कहता है ए बी सी डी प्लेन है, बताओ ए नेट कितना होगा, 2 होल होंगे, माइनस कर देना सीधा। बी क्या है, बी ये होती है विड्थ ऑफ प्लेट, बी होती है विड्थ ऑफ प्लेट, ठीक है, बी क्या होती है, विड्थ ऑफ प्लेट होती है। क्लियर है क्या बेटा, अब यहां तक इसको बनाओ, फिर बताते हैं कि आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो इसको बनाओ, पहले ये बनाओ, बनाओ इसको। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा क्वेश्चन, एक बोल्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो डिस्टेंस है 60, ये जो डिस्टेंस है 60, ये जो डिस्टेंस है 120, ये जो डिस्टेंस है 60, ये जो डिस्टेंस है 60 और ये जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 50, वो दे रखा है 50। गिवन है आपको क्या, थिकनेस ऑफ प्लेट, गिवन है आपको क्या, थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है 10 mm एंड दूसरा आपको क्या दे रखा है, डाया ऑफ बोल्ट होल, डाया ऑफ बोल्ट होल कितना दे रखा है 22 mm, कितना दे रखा है 22 mm। तो बताओ प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, बताइए प्लेट की स्ट्रेंथ होगी, फाइंड दी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ये आपके कन्वेंशन में आ रखा है 10 नंबर का, ये क्वेश्चन आपके पास कन्वेंशन में आ रखा है 10 नंबर का, बताओ कितनी होगी। सबसे पहली बात फोर्स लग रहा है यहां पर, तो नेमिंग करनी है तुम्हें। सबसे पहले क्या करनी है, नेमिंग, ए बी सी ई एफ जी एच। बताओ बेटा क्रिटिकल प्लेन कितने बन रहे हैं, बताओ क्रिटिकल प्लेन कितने बन रहे हैं।
क्रिटिकल प्लेन बनाओ, नाम बताओ क्रिटिकल प्लेन का। क्रिटिकल प्लेन के नाम बताओ। एक प्लेन तो बन गया आपके पास ए बी सी डी। दूसरा ए बी एफ जी सी डी। बस यही बनेंगे दो, यही दो प्लेन बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेगा। अब तुम जी की जगह एच मत कर देना सीधा। बस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही दो प्लेन बनेंगे। कितने प्लेन बन रहे हैं? दो। बस निकालो, ए मिनिमम निकालो पहले। लास्ट वाला क्यों होगा? कौन सा लास्ट वाला बताओ? कैसी बात कर रहे बेटा सुदीप, जब फोर्स यहां पे लग रहा है तो ये यहां पर ट्रांसफर कैसे होगा? पहले ये प्लेन इसका आधा फोर्स ले चुका होगा, तो वहां पर आपके पास क्रिटिकल कैसे बनेगा? ठीक है, तो पहले निकालते हैं ए नेट ए बी सी डी से कितने बोल्ट आ रहे हैं? बी माइनस एंड डी नोट इंटू टी। कितनी विड्थ आ रही है? 360। कितने बोल्ट आ रहे हैं? 2। होल कितना है? 22 का। ये कितना है? 10 का। कितना आ गया? 3160 mm का स्क्वायर। 3160 mm का स्क्वायर। बी देखो, बी सबको जोड़ना कितना बन जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ए नेट निकालो, ए बी एफ जी सी डी। तो क्या कहोगे? बी माइनस एन डी नोट प्लस में कितनी बार इंक्लाइंड चला? कितनी बार इंक्लाइंड चला? देख लो कितनी बार इंक्लाइंड चल रहा है। यहां से आया एक बार, 2 बार, तो कितनी बार चला? 2 बार। कितनी बार चला? 2 बार। तो पी स्क्वायर अपॉन में 4g प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में 4g, और इसको मल्टीप्लाई कर देना थिकनेस से। तो मल्टीप्लाई कर देना थिकनेस से, तो 360 माइनस 4 बोल्ट है 22। पी कितना है? 50 का स्क्वायर अपॉन में 4। जी कितना है? 60 प्लस में 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 460। मल्टीप्लाई कर देना कितने से? 10 से। कितना निकल के आ रहा है? कितना निकल के आ रहा है? 2928.33 mm का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आ गया निकल के। निकालो स्ट्रेंथ, निकालो ग्रॉस और नेट स्ट्रेंथ निकालो दोनों। हाँ बिल्कुल सही। अब नेट स्ट्रेंथ निकालो एक बार। नेट स्ट्रेंथ निकालो कितना आ रहा है? ए नेट मिनिमम, ए नेट मिनिमम एफ यू पी 1.25 इंटू 0.9। ए नेट मिनिमम कितना आ रहा है? 2928.33
ये कितना आ रहा है, नहीं गिवन होगा तो 410, 1.25 मार्जिन के लिए 0.9, निकालो इसको। ये दूसरा आपके पास क्या था बेटा, ग्रोस स्ट्रेंथ। ग्रोस स्ट्रेंथ का वैल्यू आपके पास क्या है, एजी को मल्टीप्लाई करोगे FY डिवाइड बाय 1.1। ग्रोस में होल नहीं किया कंसिडर करना तो कितना होगा, 360 इंटू 10, ठीक है। मतलब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, B इंटू टी इंटू FY डिवाइड बाय 1.1। बताइए कितना आ रहा है, 812.2 किलो न्यूटन। देख पा रहे हो कि ग्रोथ से ज्यादा स्ट्रेंथ नेट की आ गई, क्यों, अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट पर, समझे क्या। अब देख पा रहे हो नेट स्ट्रेंथ ज्यादा है ग्रोथ से, नेट स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो एक बात समझे कि जब अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट बढ़िया होगा ना तो नेट स्ट्रेंथ भी है ना ग्रोथ से ज्यादा आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। इसका आपके पास मिनिमम आ रहा है, हाँ इसका मिनिमम आ रहा है, कितना आ रहा था आप लोगों का, 864.44 किलो न्यूटन। और इन दोनों में से जो मिनिमम होती है वो कहला दी जाती है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो क्या कह दोगे लास्ट में, आप क्या लिख दोगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज, क्या कह दोगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज 864.22 किलो न्यूटन। बस फोर किलो न्यूटन। हाँ मिनिमम लेना है। अच्छा क्लियर बेटा, चलो फिर बात करते हैं आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो की। स्लेंडरनेस रेशियो आपके पास क्या कहता है, चलिए स्लेंडरनेस रेशियो कहता है कि सबसे पहले इसकी नोटेशन होती है लैम्डा से। लैम्डा आपके पास क्या होता है, L इफेक्टिव अपॉन में R मिनिमम, L इफेक्टिव अपॉन में R मिनिमम, ठीक है। अब बात क्या करते हैं कि सर ये L इफेक्टिव आपके पास क्या रहता है, बेटा इस L इफेक्टिव का आपके पास क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ। क्या कहते हैं इसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। अब बात क्या है कि सर ये इफेक्टिव लेंथ क्या होती है ये भी बताओ। बेटा याद रखना ये आपके पास डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ counterflexure to point of counterflexure। ओके, दो काउंटरफ्लेक्सर के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन जीरो मोमेंट टू जीरो मोमेंट।
जीरो मोमेंट टू जीरो मोमेंट, ठीक है, ये रहती है। अब आपके पास क्या है कि सर ये आर मिनिमम का मतलब आपके पास क्या है बेटा, पहली बात कि इस आर को कहते हैं क्या, इसे बोला जाता है आपके पास रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोला जाता है, इससे बोला जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन बोला जाता है। अब बात है कि सर इसका फॉर्मूला भी रहता है क्या, हाँ बेटा इसका फॉर्मूला भी रहता है, जो आपके पास कुछ इस तरीके से है, आई अपॉन में ए। अगर किसी से भी पूछा जाए तो आप आर को यही कहोगे कि इट इज अ रेडियस ऑफ जायरेशन, जो क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ अंडर रूट आई अपॉन में ए, मतलब ये अंडर रूट रेशियो रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्रॉस सेक्शन एरिया का। अब आपके पास ये आर मिनिमम लिखते हैं, यहाँ पर आर मिनिमम लिखते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है आर एक्स एक्स, ये होता है आपके पास आर वाई वाई। इन दोनों में से जो भी मिनिमम आता है ना वो आपके पास होता है, बट किसी को भी नहीं पता होता कि ये क्या देता है। माना कि ये रेशियो है अंडर रूट आई अपॉन ए का, ये पता है क्या देता है, कैसे बताए तुम्हें, तुमने कभी बचपन में किया था क्या, कॉपी को ऐसे रख के घुमाते थे, कॉपी को इस तरीके से रख के घुमाते थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या तुम्हें, उंगली पर जिस पे तुम घुमाते हो तो सेंटर से घुमाते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो जब हम सेंटर पॉइंट से दूर लेके जाते थे और जैसे ही घुमाया तो ये गिर जाता था, जैसे ही घुमा रहते हैं तो ये गिर जाता है। तो याद रखना सेंटर से वो डिस्टेंस जिसके अबाउट आप रोटेशन नहीं कर सकते, वो डिस्टेंस मुझे इस फॉर्मूले से मिलती है। किसी को नहीं पता होता, रियलिटी बता रहा हूं, किसी को नहीं पता होता। किसी से पूछना व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, तो पता है क्या कहेगा, इट इज अ रेशियो ऑफ अंडर रूट आई अपॉन ए। बट ये बेटा क्या होता है, ये डिस्टेंस देता है सीजी से वो डिस्टेंस जिसके अबाउट रोटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप याद रखिए, जो ये आपके पास रेडियस ऑफ जायरेशन आपको क्या देता है, क्या देता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस about which rotation is prevented, याद रखना, तुम्हें बहुत अलग चीज बता रहे हैं, किसी को नहीं पता होता चीजें, ठीक है। चलो दूसरी बात आपके पास क्या कहते हैं कि यहां पर हम बार बार लिखते हैं कि जीरो मोमेंट, तो क्या आप कोई बताना चाहोगे कि एक्चुअल में जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है, कोई भी बताना चाहेगा तुम में से कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बताओ। बेंडिंग मोमेंट हमें किस चीज के बारे में बताता है, मुझे आज ये बता दो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हें किस चीज के बारे में बताता है, बताओ। देखो कहीं किसी शॉर्ट नोट्स में लिख रखा हो, देखो कहीं पर, कहीं ना कहीं तो लिख रखा होगा। ये फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, तुम ये फॉर्मूला बता रहे हो, बेटा ये फॉर्मूला है, ये देता क्या है मुझे ये बताओ। देखो कहीं शॉर्ट नोट्स में लिख रखा हो, है क्या कहीं, सब यही कहेंगे। तो याद रखना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शो अबाउट द डिफ्लेक्शन, या कह सकते हैं डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम। क्या देख सकते हैं, डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम को। सब गलत है, सब। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तुम देखना, कभी नोटिस करना, तुम लोड लगाते हो, बीम डिफ्लेक्ट होती है ऐसे, बीम डिफ्लेक्ट होती है ऐसे, तो बेटा इसका बेंडिंग डायग्राम पता है कैसे बनता है, इसका ऐसे बनता है। फिर दोबारा नोटिस करना कभी,
दोबारा नोटिस करना, ठीक है। आपके पास यूडीएल लोड को लगा के, यूडीएल लोड को लगा के, यूडीएल लोड लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। तो इसका डायग्राम देखना कुछ इस तरीके से बनेगा। तो याद रखना, जो भी आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हम बीम का पता लगा सके कि जब वो लोडिंग लगेगी तो बीम किस वे में डिफ्लेक्ट होगी। तो बीम में डिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, सेंटर पे। तो पता है मैं क्या करूंगा, यहां पर एक कॉलम बना दूंगा, इस बीम के नीचे मैं यहां पर एक कॉलम बनाऊंगा जो इस बीम के डिफ्लेक्शन को रोक सके। इस तरीके से तुम्हारे बिल्डिंग डिजाइन की जाती है और स्ट्रक्चर भी इस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन किए जाते हैं आपके, ठीक है। तो जहां जहां पे आपके पास देखोगे कहीं पे बीम लग रही है तो आपके पास इस तरीके से रहता है। दूसरी बात और बता देता हूं तुम्हें, अच्छी बातें हैं ये। कॉलम एंड बीम एक ही होता है, कॉलम और बीम एक ही होता है, ये बात याद रखना। बस कॉलम में जिसे तुम बकलिंग कहते हो उसे तुम बीम में बेंडिंग कहते हैं, ठीक है। बस दूसरी बात और क्या देखोगे, दूसरी बात क्या देखोगे, यहां पे जो लोड लगता है, यहां पे जो लोड लगता है वो कैसे लगता है, एक्सियली। कैसे लगता है, एक्सियली। और यहां जो लोड लगता है वो कैसे लगता है, ट्रांसफर। पर दोनों में है ना जो बिहेवियर है वो सेम ही है। अगर तुम बीम को ऐसे रखोगे और लोड यहां लगाओगे तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, तो तुम कहते हो कि बेंडिंग हो रही है। और इसी बीम को अगर तुम वर्टिकली खड़ा कर दोगे ना और लोड आपके पास इसके एक्सियली लगा दोगे तो तुम कहोगे कि बकलिंग हो रही है। तो याद रखना, कॉलम और आपके पास बीम सेम ही होती है, बट आपके पास जो लोडिंग है वो अलग अलग लगती है। एक पे यहां पे लगती है और एक में लगती है ऐसे, तो उसके अकॉर्डिंग उसके नाम चेंज होते हैं, बट दोनों का बात क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। क्लियर ना, याद रखना, इसमें बकलिंग होती है, इसमें बेंडिंग होती है, इसमें एक्सियली लोड लगता है और इसमें ट्रांसफर लगता है, पर दोनों का बिहेवियर सेम ही में देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करो तो आपके पास एल इफेक्टिव की, तो पता है एल इफेक्टिव आपके पास क्या होती है। अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बात क्या है, कहीं पे भी जाके देख लेना, एल इफेक्टिव क्या आपके पास क्या होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन। एक्चुअल लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, एल इफेक्टिव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, एल इफेक्टिव कहलाता है। बीम जिस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, जो आपके पास लेंथ डिफ्लेक्ट होती है वो हमारे पास एल इफेक्टिव कहलाती है, जैसा कि मैंने वेल्डिंग में भी आपको बताया था, ठीक है। पर आपके पास पता है न्यूमेरिकली क्या कहा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टाफ्लेक्चर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टाफ्लेक्चर, या कहा जाता है जीरो मोमेंट टू जीरो मोमेंट क्या होती है, एल इफेक्टिव। बट एक्चुअल बात जो आपको समझने वाली है वो क्या होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन क्या कहलाती है, एल इफेक्टिव कहलाती है। बेटा जो क्रिपलिंग है ना, वो आपके पास एक लोड होता है, एक ऐसा लोड जो मेंबर को फेल करता है उसे क्रिपलिंग लोड कहते हैं। तो अगर तुम बीम के ऊपर ये लोड लगा रहे हो और उसमें फेल हो रहा है तो वो क्रिपलिंग लोड है। कॉलम में लोड लगा रहे हो और वो बेंडिंग हो बकलिंग हो रहा है तो वो क्रिपलिंग लोड है। तो क्रिपलिंग लोड से मतलब ये नहीं होता कि वो कॉलम में है, ये वो लोड होता है जहां पे मेंबर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, या बेंडिंग में या बकलिंग में, वो क्रिपलिंग कहलाएगा, ठीक है ना। चलो लॉन्ग बकलिंग नहीं, एक क्रिपलिंग और भी होती है बीम में, बीम में एक क्रिपलिंग और भी होती है। नहीं नहीं, बीम में होती है क्रिपलिंग। कैसे रहता है, कैसे रहता है बता देता हूं अभी। बीम के अंदर बात करेंगे, जब हैवी लोड लगता है ना, हैवी लोड, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास कोई बीम हो गई, ये कोई बीम हो गई, जब तुम लोड लगाते हो
तो वो यहाँ से फेल हो जाती है। जब यहाँ पे लोड लगता है ना, हैवी लोड, बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड लगता है, तो टूट जाती है ऐसे। जैसे कि मान लो ये मैं आई सेक्शन हूँ, तुमने लोड लगाओगे तो मैं पता है फेल कहाँ से होऊंगा, मैं ना यहाँ से ना यहाँ से, मैं फेल होऊंगा इस जॉइंट पे से, इस जगह से मेरी गर्दन जस्ट यहाँ से टूट जाएगी। तो ये फ्लेंज है और ये वेब है, वेब और फ्लेंज का जंक्शन क्या है ये, तो जस्ट जंक्शन पे से फेल होगी, कहां पर, क्रिपलिंग के अंदर। बिल्कुल सही, ऐसे। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो ठीक है, चलो फिर बात करते हैं आपके पास इस लैम्डा की वैल्यू को। ये लैम्डा का वैल्यू आपके पास क्या कहलाता है, ये लैम्डा का वैल्यू 180 भी आता है एग्जाम में, ये लैम्डा का वैल्यू 350 भी आता है आपके पास एग्जाम में, और ये आपके पास एग्जाम में 400 भी आता है। तो सर ये कब लेना है, ये कब लेना है, ये कब लेना है, हमें पता भी तो हो। हाँ तो बोल दो बेटा एक बार, ठीक है, हाँ तो बोल दो। जब आपके पास कहता है एग्जाम के अंदर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, और कुछ भी नहीं बोलता किस कारण से, सिर्फ क्या बोलेगा, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, तो आपके पास क्या होगा, 400। अब देखो क्या कहता है, अब देखो कंफ्यूज कैसे करेगा आपको, कहेगा मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ड्यू टू, क्या कहेगा, सिंपल से कहेगा मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड। जब डेड लोड और लाइव लोड के कारण से आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो पूछेगा, जब डेड लोड और लाइव लोड के कारण से आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो पूछेगा तो क्या क्या हो गए, 180। जब कहेगा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, इन दोनों लोड को कभी भी साथ नहीं लिया जाता। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को कभी भी साथ में नहीं लिया जाता। साथ में ना लेने का रीजन क्या है कि इन दोनों के साथ आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 100 साल में एक बार आता है। तो यहां पर हमारा स्ट्रक्चर ही डिजाइन 100 साल के लिए होता है। स्टील आरसीसी की बात करें तो 50 साल के लिए डिजाइन होता है। अगर आपके पास बात करें ब्रिज का तो 15 साल के लिए रहता है, ठीक है। हाँ, और डैम 100 सालों के लिए, ताजमहल 300 सालों के लिए, और स्टील स्ट्रक्चर हमारा 100 साल के लिए डिजाइन किया जाता है। टिम्बर सेक्शन 30 साल के लिए किया जाता है। सीवर के स्ट्रक्चर जितने रहते हैं वो 30 सालों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब बात कर रहा हूं कि आने का प्रोबेबिलिटी है वो 100 साल में एक बार होता है। तो हम मानते हैं कि कभी पास आएगा ही नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक साथ आ सके। बट एक साथ अगर आ गया तो स्ट्रक्चर फेल जरूर होगा, ये फिक्स है, क्योंकि ये दोनों एक लेके चलते हैं, दोनों में से एक को। अगर दोनों साथ आ गए तो समझ आना फेल होगा ही होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड के कारण से आएगा तो 350 लोगे। यहां पर आना कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन और कह देता है, क्या कहता है, अदर देन, क्या कहता है, अदर देन विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड। मतलब विंड लोड और अर्थक्वेक को छोड़कर, विंड लोड और अर्थक्वेक को छोड़कर किसी और लोड के कारण से तो कौन बचा भाई, तीन ही लोड आते हैं, डेड लोड आता है, लाइव लोड आता है और ये विंड लोड या अर्थक्वेक। क्या कह रहा है, अदर देन विंड लोड और अर्थक्वेक, तो कौन सा बचा, डेड लोड और लाइव लोड बचा। और अगर कह देता है, अगर आपसे कह देता है इंक्लूडिंग ऑफ, क्या कह देता है, इंक्लूडिंग ऑफ विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, तो मतलब डेड लोड लाइव लोड तो है, पर उसके साथ में कौन आ गए, ये आ गए, ठीक है बेटा। 15 साल के बाद में वो मेंटेनेंस पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसका याद रखना, उसमें दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रोड की बात कर रहा था मैं, रोड 15 साल के लिए करते हैं, नेशनल हाईवे 20 सालों के लिए करते हैं। ब्रिज आ गया, ब्रिज वाले रोड की बात कर रहा हूं मैं, रोड की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं, हाँ बस यही। अगर मान लो टाइम मेंबर कह दिया, क्या कह दिया, सीधा टाइम मेंबर कह दिया, या फिर कह दिया ब्रेसिंग मेंबर, टाइम मेंबर आ जाए, ब्रेसिंग मेंबर आ जाए, तो भी कितना होता है, 350। याद रखना, डेड लोड लाइव लोड के लिए कितना है, 180, या अदर देन विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, तो भी यही होगा। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, तो भी कितना होगा, 350। टाइम मेंबर के लिए पूछेगा तो भी 350, ब्रेसिंग मेंबर के लिए पूछेगा तो भी 350, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो तो कितना होगा, 400, ठीक है।
नोट कर लीजिए इसको बेटा। Slenderness ratio is जीरो। जीरो क्यों? स्लेंडरनेस रेशियो इज जीरो, बताइए क्यों? बताइए कब होगा और क्यों होगा? हाँ बिल्कुल सही। देखो मैंने क्या कहा था कि जो लैम्डा है वो आपके पास क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमम होता है। अगर ये जो जीरो वैल्यू होगी तो ही तो ये जीरो होगा, नहीं भाई, क्योंकि ये जीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जीरो कब होगा, जब ये जीरो होगा। ये जीरो कैसे हो सकता है? मैंने कहा था कि जब आपके पास लोड लगेगा तो जो भी आपके पास बीम, जो भी मेंबर डिफ्लेक्टेड होगा उसकी डिफ्लेक्टेड शेप को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एल इफेक्टिव बोलेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस मेंबर को यहाँ से भी सपोर्ट करवा दिया और इस मेंबर को यहाँ से भी सपोर्ट करवा दिया, और अब लोड लगा रहा हूं तो ये सपोर्ट इसको यहाँ पे ये सपोर्ट इसको डिफ्लेक्ट होने देगा क्या? सपोर्टेड थ्रू आउट नहीं ना, अगर वो आपके पास नहीं होगा सपोर्टेड थ्रू आउट, ठीक है। अगर आपके पास लोड लगाओगे तो साइड से सपोर्ट होगा तो ये क्या डिफ्लेक्ट होने देगा? नहीं होने देगा। और जब डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो एल इफेक्टिव कितनी हो गई, जीरो। और एल इफेक्टिव जीरो तो लैम्डा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैंने वही लिखा है कि स्लेंडरनेस रेशियो जीरो तब होगा वो जब लेंथ ऑफ मेंबर सपोर्टेड हो उसके पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, थ्रू आउट दी सपोर्ट। बना लिए क्या बेटा? ये बेटा पॉसिबल है ना? पॉसिबल है। जब तुम्हारा कॉलम दीवार के दोनों तरफ हो, दोनों तरफ दीवार है, दोनों तरफ दीवार है और बीच में कॉलम है, तो क्या होगा, पूरा की पूरा लेंथ आपके पास सपोर्टेड है ऊपर से लेके नीचे तक। कभी ट्रेन में नहीं गए क्या, जनरल वाले डब्बे में? कभी देखना तुम वहां पर कॉलम हो और जो लोग साइड में खड़े होंगे वो साइड में सपोर्टेड है, तो समझ जाना कि तुम इस कंडीशन में आ चुके हो, तुम्हारा स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो चुका है, जीरो। ठीक है, चलो एरिया कैलकुलेशन इन दी एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन के लिए एरिया निकालना सीखना है क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आता है। ठीक है, कैसे आता है? नहीं, डीएमआरसी में तो ठीक लगता है, वहां पे सेंसिबल लोग रहते हैं। अगर आप देखोगे मेट्रो के अंदर, ट्रेन में सेंसिबल लोग नहीं रहते हैं।
ठीक है, चलिए ये आपके पास क्या है, एंगल सेक्शन है, ठीक है। चलिए तो आपके पास क्या रहता है, ये लेंथ मान लीजिए कि आपके पास L1 है। वैसे तो आप किसी को भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, किसी को भी मान लो, मैं मान रहा हूं यहाँ पर मेरा मर्जी है, ठीक है ना। तो मैंने इसको L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया। ये आपके पास जब इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया को क्या बोलेंगे, A1 बोल देंगे। और जब आप इसका एरिया निकालोगे तो आप इसको एरिया को क्या बोल देंगे, A2 बोल देंगे। आपको पता है कि आई सेक्शन का जो एंगल सेक्शन होता है उसका डायमेंशन कैसे होता है, आई से, और गिवन होता है कैसे, L1 करके, L2 करके और T करके। जो ये T रहता है ये क्या रहता है, ये थिकनेस होती है यहाँ पर और आपके पास यहाँ पर, ठीक है। ये क्या रहती है, ये मेंबर की थिकनेस होती है, ठीक है। अब आपके पास क्या रहता है कि अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो मैं अगर आपके पास A1 निकाल रहा हूं, अगर मैं A1 निकाल रहा हूं तो तुम एरिया लोगे ये वाला एरिया, है ना। और जब तुम A2 लोगे तो तुम एरिया लोगे ये वाला। तो तुम्हें पता चल रहा है कि ये वाला जो एरिया है वो कितनी बार कंसिडर कर लिया गया, 2 बार। तो मैं क्या करूंगा, इसको आधा कर दूंगा। आधा कहूंगा तुम रखो, आधा कहेंगे इसको रखो। तो आपके पास क्या करना है, जो आपके पास L1 थी, जो आपके पास ये L1 है, और इंटू T कर दो, L1 इंटू T कर दिया तो तुमने ये पूरा एरिया कंसिडर कर लिया। और मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो पोर्शन है उसका आधा पार्ट किसको देना है, इस वाले को देना है, तो आधा माइनस कर दो। तो आपको पता है कि आधा कैसे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन कैसे दिख रहा है, ट्रायंगुलर जैसा, ये वाला ट्रायंगुलर जैसा। तो क्या कर देंगे, हाफ इंटू T, यही तो करोगे भाई, यही तो करोगे आप। ट्रायंगुलर पोर्शन में से जब हटाओगे तो क्या करोगे, हाफ T इंटू T। तो आपके पास ये भी T है और ये भी T है, कॉमन ले जाओ। तो क्या लिखोगे, L1 माइनस T डिवाइड बाय 2 इंटू T। क्लियर, A1 क्लियर हुआ। ऐसे ही जब तुम A2 निकालोगे तो अगेन आप क्या करोगे, ये जो एरिया लोगे तो क्या लिखोगे, यहां पर ये जो एरिया लोगे तो आप यहां पे क्या लिखोगे, L2, और ये कितनी थिकनेस है, T। तो यहां पे क्या लिखोगे, L2 इंटू T। अगेन आपने पास ये एरिया आपने कंसिडर कर लिया, और मैंने आपको क्या कहा था, ये आधा वाला किसको देना है, इसको देना है, तो आधा इसको वापिस दे दो। तो क्या करोगे, हाफ टू T इंटू T, ओके। और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये T कॉमन आ रहा है, बाहर ले जाओ। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर भी, L2 माइनस T बाय 2 इंटू T, ठीक है। अगर आपसे टोटल एरिया पूछेगा, अगर आपसे टोटल एरिया पूछता है, टोटल एरिया आपसे पूछता है, तो आप क्या करोगे, A1 प्लस A2। तो आपके पास A1 का फॉर्मूला क्या था, L1 माइनस T बाय 2 इंटू T, प्लस में L2 माइनस T बाय 2 इंटू T। L1 L2 दोनों साथ आ जाएगा, T बाय 2 माइनस T हो जाएगा इंटू T। ये बन गया फॉर्मूला टोटल का। क्लियर क्या। तो आपको आपके एग्जाम में क्या करके रखना है, आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और एक फॉर्मूला याद रखना है ये और ये, बस खत्म। ये वाला L1 माइनस T बाय 2 भाई सिंपल सा है। A1 है तो नीचे क्या रखोगे, A। 2 के लिए कितना रख दोगे, 2, हो गया पूरा। और जब दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। और तुम्हें और सिंपल सा बताए क्या, सिंपल सा, ये लो और इसको खोल दो, इसको लीजिए और इसको खोल दीजिए। ये जो आपके पास एंगल सेक्शन था, ठीक है, इसको लीजिए और खोल दीजिए। खोलने के बाद ये तुम्हें ऐसा बन जाएगा,
ऐसा बन जाएगा इस तरीके से। ये जो आपके पास L1 है और ये जो आपके पास L2 है, ये वाला जो हिस्सा है ये 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है यहाँ पर। बस यहाँ से t माइनस कर देना। ये पूरा कितना है, L1 प्लस L2 माइनस t, माइनस t। ये आपके पास हो गई लेंथ और इसकी थिकनेस हो गई t। निकाल लो इसका एरिया, यही आएगा L1 प्लस L2 माइनस t। दोनों में से कोई से याद रखो, इसको सीधे प्लेट का बना दो, तुम्हारा ऐसे ही बन जाएगा ये। क्लियर क्या? और पता है मैं क्यों बता रहा हूं, पता है ये मैं क्यों बता रहा हूं? देखो ये बताने का रीजन देखो एक बार। क्वेश्चन तुम्हारा पता है क्या आता है? क्वेश्चन क्या आता है अभी बताता हूं तुम्हें। ये है ना गसर प्लेट होती है, इसके साथ में ऐसा आता है अरेंजमेंट कि कहता है कि गसर प्लेट के साथ में ये एंगल सेक्शन लगा पड़ा है ना, और कह देता है कि यहाँ पर 1 बोल्ट लग रहा है। कितना बोल्ट लग रहा है? 1 बोल्ट लग रहा है। तो ये तो आपके पास हो गया A1 और ये मान लो आपके पास हो गया A2। अब तुम A2 का पूछेगा कि एरिया बताओ, तुम क्या लिखोगे कि L2 माइनस T/2 इंटू T, यही तो करोगे। बट आपको क्या पता चला, आपको क्या पता चला कि यहां पर बोल्ट है, और बोल्ट है तो यहां पे होल होगा, तो यहां पर N इंटू डी नोट लगेगा, जितने आपके पास बोल्ट और होल होंगे। और जहां पर आपके पास जो आउटर वाला है वहां तो तुमने होल किए ही नहीं, तो वहां पे फॉर्मूला क्या होगा, L1 माइनस T/2 इंटू T आपके पास आ जाएगा। हो गया आपके पास। सरफराज बेटा आगे के लिए, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए पहले ही तो चीज सीखेंगे हम। अब जैसे मैं सीधा ही आपको कहता है कि टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर निकाल दो, तो सबसे पहले बात क्या आती कि क्रिटिकल प्लेन क्या आती है। तुम हमसे ये नहीं पूछे कि सर क्रिटिकल प्लेन क्यों बता रहे हो, सर ए नेट मिनिमम ही क्यों बता रहे हो। बेटा जो आगे चीजें आने वाली है वो इन चीजों के ऊपर बेस होती है, तो मैं पहले वो चीज बताऊंगा, तो समझ नहीं आएगा तो उसके लिए आपको बताना है, ठीक है। क्लियर क्या बेटा सरफराज, क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि आगे फॉर्मूले में काम आएगा, इसलिए बता रहे हैं तुम्हें। हाँ तो बोल दो। चलिए अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम आपके पास क्या है, शियर लैग। शियर लैग आपके पास क्या होता है, चलो बताते हैं आपके पास। ये एक टाइप का डिफेक्ट्स रहता है, एक टाइप का आपके पास क्या रहता है, डिफेक्ट्स रहता है। ये आपके पास क्या है, ये गसल प्लेट है, और इस गसल प्लेट से हमने किसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया हमने आपके पास एंगल सेक्शन को, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि आप लोड यहां पे लगा रहे हैं, लोड यहां पे लगा रहे हैं, तो अगर आप देख पा रहे हैं कि जब मैं लोड यहां पे लगा रहा हूं तो इसके नीचे कोई मेंबर नहीं है जो इसको सपोर्ट कर सके। पर अगर आप इनकेस लोड यहां पर कहीं आसपास लगाते इस सपोर्ट के पास में, तो लोड आराम से ट्रांसफर होता हुआ यहां से होता हुआ कहां चल जाता, ठीक है, यहां से होता हुआ कहां चल जाता, बॉटम की तरफ। तो मतलब होता क्या है कि जो ये आउटर लेग होती है, जब इसके ऊपर फोर्स लगता है तो यहां पर लोड को ट्रांसफर करने के लिए मेंबर नहीं रहता, जिस कारण से एक नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस जनरेट होती है इस मेंबर पर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, शियर लैग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शियर लैग इफेक्ट कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि शियर लैग इफेक्ट क्या कहते हैं, इट इज ए इफेक्ट, it is a effect which generated non-uniform stress, non-uniform stress it is a effect which generate non-uniform stress due to
आउटर leg of angle section when connected to gusset plate, ओके। याद रखना दो बातें, एक तो ये आउटर लेग पर होता है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस। ये दो नाम बहुत आते हैं कि शियर लेग कहाँ जनरेट होता है, आउटर लेग पर, और किस टाइप के स्ट्रेस जनरेट करता है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस को जनरेट करता है। तो बात आती है कि सर हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। बेटा रिमूव करने के लिए जैसा आपने यहाँ पर गसर प्लेट लगा रखा है, अगर आप दूसरा गसर प्लेट यहाँ पर लगा दो तो ये आपके पास लोड ट्रांसफर करने में इसको हेल्प करेगा। तो मतलब आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, टू अवॉइड दिस shear leg, to avoid this two gusset plate is provided to connect an angle section. ठीक है। तो क्या कह रहा है कि शियर लेग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपके पास यहां पे गसट प्लेट लगा हुआ है, अगर आप यहां पे भी गसट प्लेट लगा दोगे तो ये जो आपके पास स्ट्रेस जनरेट होती है वो इजीली से ट्रांसफर हो जाएगी यहां पर टॉप टू बॉटम, जिस कारण से आपके पास जो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस थे अब जनरेट नहीं होगी। तो दूसरा रीजन मैं आपको कल बताऊंगा। दूसरा रीजन आपके पास क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि जो एंगल सेक्शन है कितने टाइप के होते हैं, दो, एक होता है इक्वल, एक होता है अनइक्वल। जैसा कि अगर आपके पास यहाँ पे अनइक्वल वाला प्रोवाइड करोगे शॉर्टर लेग प्रोवाइड पर, ठीक है, आउटर के अंदर अगर आप शॉर्टर लेग प्रोवाइड करोगे तो यहां पर भी शियर लेग नहीं आएगा। ठीक है, सपोर्ट के नियर होगा तब भी होगा, ये तो नहीं बेटा तब नहीं होगा। सपोर्ट के अगर पास होगा तो एक गसट प्लेट इस लोड को ट्रांसफर कर देता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि गसट प्लेट का काम क्या रहता है, ओनली लोड को ट्रांसफर करना एक मेंबर से दूसरे में। देखना वहां जाके जहां मैंने आपको बताया था, वहां पे जाके देखना मैंने आपको जहां बताया था। संदेह बेटा क्या कह रहे हैं कि ये आउटर लेग में जनरेट होगा जब इसके ऊपर लोडिंग लगेगी। ठीक है, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोड, बिल्कुल सही। नहीं, टॉर्जन नहीं आएगा, यहां पे मोमेंट आएगा, मोमेंट आएगा बेटा, बना लो इसको। ठीक है, सरफराज बेटा ये 2 नंबर स्लाइड कहां पर आती है? 2 नंबर स्लाइड ये लो, देखो एक बार। ठीक है, पूरा की पूरा देख लो एक बार। ये पहला स्लाइड है, ये दूसरा स्लाइड है। अच्छा, दूसरा स्लाइड ले ले क्या? अच्छा समझ गए। अरे स्टूडियो बोला करो भाई, स्लाइड की दूसरा कैसे लेंगे? ले लो बेटा, ये रहे, ये पहला है। ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां। संदेह बेटा सदा खुश रहो तुम। आठवां,
पाप लगेगा तुम्हें। हाँ तो बोल दो एक बार भाई, हाँ तो बोल दो। चलिए सुला दो, तुम आप भी सुला दो बेटा, सभी को आप भी सुला दो गुड नाइट बोल के। ठीक है, तो कल अगेन आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पर, जब तक फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है बेटा, चलो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं दोबारा आपसे इसी टाइम पर।